नमस्कार दोस्तों इस साल अप्रैल 2025 में जब वक्फ बिल पास हुआ था तो जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम था वो इसी बात को लेकर खुश था कि अब मुसलमानों की ज़मीन पर भी सरकार अपनी निगरानी रखेगी। इन राइट विंग इकोसिस्टम के लोगों को लगा था कि अब सरकार की निगरानी इन ज़मीनों पर होगी और अब्दुल को टाइट किया जा सकेगा। हालांकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है हमें यह बात समझ में आई कि ये जो नेता हैं इन्हें ज़मीन से मतलब है, चाहे वो ज़मीन मुसलमानों की हो या फिर किसी जैन ट्रस्ट की हो या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए ही क्यों ना आरक्षित वो ज़मीन हो। करोड़ों की ज़मीन को कौड़ियों के दाम में खरीदा जा रहा है और ये एक नया लैंड स्कैम बनकर सामने आया है। अब एक नया मामला सामने आया है महाराष्ट्र में। नया इसलिए क्योंकि इससे पहले भी और मामले सामने आ चुके हैं। जो नया मामला है उसमें पता चला है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार अपने पार्टनर के साथ मिलकर 1800 करोड़ रुपए की ज़मीन जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आने वाले एक समाज के लिए रखा गया था उसे महज वो 300 करोड़ में लेते हैं और उसमें भी 21 करोड़ रुपए का जो स्टैंप ड्यूटी होता है उसे माफ़ किया जाता है। दर्शकों 2014 से पहले अजित पवार चक्की पीसिंग कहने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार। आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। जो भाषण में तो कहते हैं कि उन्हें करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं है, वो अब इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं और अब खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार वो जगह जगह पर जाकर सफाई देते हुए घूम रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच की बात तो की है, लेकिन अगर आरोप उप मुख्यमंत्री के बेटे पर लगा हुआ है तो क्या वाकई जांच की जा सकती है, वो भी तब जब उनके पिता अब भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या पूरा मामला है, कितने और स्कैम्स हुए हैं, कैसे जैन ट्रस्ट के भी ज़मीन को इन्होंने इससे पहले नहीं छोड़ा है, क्या कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है और ये करप्शन नहीं तो और क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों गुरुवार को यह मामला तब बड़ा बना जब पता चला कि इसी साल 20 मई को पुणे सिटी में जो मुंडवा एरिया है वहां पर 40 एकड़ ज़मीन जिसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 1800 करोड़ रुपए, उसे एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने महज 300 करोड़ रुपए में ले लिया। इसमें भी जो 21 करोड़ रुपए का स्टैंप ड्यूटी भरना होता है उसे भी वेवर कर दिया गया। बाद में पता चला कि ये जो एमेडिया कंपनी या एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी है उसमें पार्थ पवार जो अजित पवार के बेटे हैं, 2019 में बारामती से चुनाव लड़कर वो चुनाव हार चुके हैं, वो एक पार्टनर हैं और उन्होंने इस ज़मीन को महज 300 करोड़ रुपए में ले लिया। बाद में ये भी पता चला कि ये जो ज़मीन है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये एससी कम्युनिटी के अंतर्गत आने वाले महार वतन कम्युनिटी के लिए रखा गया है, उनके लिए इसे रिज़र्व किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये जो ज़मीन है इसका सेल डीड किया गया और अब गुरुवार के दिन ये पूरा जो मामला है वो सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद से सवाल उठने लगा कि क्या उप मुख्यमंत्री के बेटे ने अपने पिता के पद का इस्तेमाल किया, उनके सरकार का, उनकी सत्ता का इस्तेमाल तो नहीं किया इस ज़मीन को जो आरक्षित है उसे लेने के लिए। 1800 करोड़ रुपए की ज़मीन को 300 करोड़ रुपए में लेने के लिए और उसमें भी 21 करोड़ रुपए के स्टैंप ड्यूटी का वेवर मिल जाता है। क्या आपको और मुझे ऐसा मुमकिन है कि मिल सके? लेकिन इसके बावजूद उन्हें क्योंकि ये मिला तो ये बड़ा मामला बन चुका और इसके बाद क्योंकि मामला एक के बाद एक बड़ा बनते गया तो इसमें एक एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन देखिए, जब गुरुवार के दिन एफआईआर दर्ज की गई तब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्थ पवार इस कंपनी में पार्टनर हैं जिन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है, उनका नाम इस एफआईआर में नहीं लिखा गया है। जबकि उनके जो दूसरे पार्टनर हैं दिग्विजय पाटिल और उनके सहित जो अधिकारी थे जिनके वजह से ये ज़मीन उनके नाम पर की गई, ये सेल डीड किया गया, उन्हें इस एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम अब तक एफआईआर में नहीं लिखा गया है। दोस्तों विपक्ष की ओर से यह बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जिस कंपनी के नाम पर यह सेल किया गया है, ये लैंड डीड की गई है, उसमें पार्थ पवार 99% के होल्डर हैं, जबकि जिनके खिलाफ
एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है दिग्विजय पाटिल, ये केवल 1% के शेयर होल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई उन पर की जा रही है। पार्थ पवार का नाम अब तक नहीं लिखा गया है। ये मामला देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो कह चुके हैं कि 2014 में उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अजित पवार चक्की पीसिंग। इससे पहले 2014 में जब उनसे एक बार पूछा गया था कि सत्ता में आने के लिए अगर अजित पवार के साथ आना पड़ा तो आप क्या करोगे, तो तब उन्होंने कटाक्ष मारते हुए कहा था कि एक बार कुंवारा रह जाऊंगा लेकिन अजित पवार के साथ शादी नहीं करूंगा। हालांकि अब उनके साथ ये सरकार में मौजूद हैं और अब इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस ने जांच की बात की है। संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। ये मामला बड़ा होने के बाद अजित पवार जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र से, उनसे भी पूछा गया कि आपके बेटे के नाम पर इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इतने आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में। तो अजित पवार की ओर से कहा गया कि वो 35 साल से महाराष्ट्र में राजनीति पर हैं और 4 महीने पहले उन्होंने ऐसा कुछ सुना था कि ऐसे कुछ कार्रवाई हो रही है, ऐसे कुछ घटनाओं के बारे में उन्हें पता चला था और तब उन्होंने कहा कि मेरे नाम का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है और कुछ गैर कानूनी किया है तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं हमेशा नियमों के तहत चलने वाला हूँ। अब दर्शकों, आप मुझे बताइए कि ये अजित पवार कहीं ना कहीं एक तरफ मान रहे हैं कि 4 महीने पहले ऐसी कुछ बातें उन्होंने सुनी थी, तब उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या किया, इसका उनके पास जवाब नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि वो नियम कानून से चलते हैं, लेकिन उनके बेटे पर आरोप लगे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वाकई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अजित पवार अब भी अपने पद पर मौजूद हैं और वो अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ना ही उनके बेटे का नाम अब तक इस पूरे एफआईआर में लिया गया है। क्या इसे आप लैंड स्कैम मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही अजित पवार हैं जो अब कायदे कानून से चलने की बात कर रहे हैं, जिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाला करने का आरोप लगाया था, महाराष्ट्र में आकर लगाया था और उसके कुछ हफ्ते बाद ही अजित पवार के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई थी। आपको याद होगा, पहले सुबह 6 बजे भी एक बार सरकार बना चुके हैं, 2023 में भी सरकार बना चुके हैं, 2024 से तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार हर जगह पर साथ में नजर आते हैं। और इस सब के बीच में उनके बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगा है, लेकिन वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं और लग भी नहीं रहा है कि देवेंद्र फडणवीस फिलहाल उनसे कोई इस्तीफा लेंगे। फिलहाल पार्थ पवार ने किसी एक लोकल चैनल से बात करते हुए ये भी कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इस पर अब तक उनकी ओर से सफाई नहीं आई है। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने की ज़रूरत है। बार बार मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करता हूँ। एक याददाश्त यहाँ पर मैं 2016 का है, जिसे आपके सामने ताज़ा करना चाहता हूँ। उस समय एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, उनके ये कॉम्पिटिटर थे। ये बात महाराष्ट्र में हर किसी को पता है, क्योंकि ये एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस के कॉम्पिटिटर थे और देवेंद्र फडणवीस से बड़े थे। तब एकनाथ खड़से जो हैं, उन पर भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा था दोस्तों। 2016 में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल किया और एक इलीगल सेल डीड किया उन्होंने पुणे में। अपने बीवी और अपने बच्चे के नाम पर ज़मीन ली, वहाँ पर दाऊद इब्राहिम का लिंक उनके साथ लगाया गया। और क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस के एक कॉम्पिटिटर थे, उनके सीनियर थे और भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल थे, देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया और एकनाथ खड़से को अपने रेवेन्यू मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप उस समय एकनाथ खड़से को फोर्स करते हैं एक तरीके से रिज़ाइन करने के लिए, और अब एक वैसा ही कुछ आरोप आपके उप मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है जिनके साथ आप सरकार में मौजूद हैं, तो आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ये अंधा कानून नहीं है, या फिर हमारे महाराष्ट्र में कानून
अपने हिसाब से चलता है। देवेंद्र फडणवीस जब चाहें किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, जब चाहें किसी पर आरोप लगा देते हैं, जिनके साथ चक्की पीसिंग वाली बात करते थे उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, जब वो विपक्ष में थे और मुंबई के जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। तब यही देवेंद्र फडणवीस नेता विपक्ष थे और रोज पानी पी कर अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और अनिल देशमुख को उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में आप अब अजित पवार से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जांच की बात करते हैं, उनके बेटे का नाम आप नहीं लेते हैं। ये सब क्या दर्शाता है? दोस्तों, इससे मैं दो तरीके से ही देखता हूँ। नंबर एक, ये हो सकता है क्योंकि ये मामला नया है, इसमें जांच चल रही है। नंबर दो, और महत्वपूर्ण है, वो ये हो सकता है कि अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स होने वाले हैं और कई जगहों पर, खासतौर पर ग्रामीण महाराष्ट्र में, अजित पवार और उनकी पार्टी स्ट्रांग है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस शायद इस पूरे मामले का इस्तेमाल करेंगे अजित पवार को इन चेक रखने के लिए। और क्योंकि अजित पवार की उन्हें ज़रूरत भी है, लेकिन अजित पवार ज़्यादा ताकतवर ना हो, उसके लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि अब तक पार्थ पवार के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। शुक्रवार के दिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो वोट चोरी कर आए हैं वो अब महाराष्ट्र में ज़मीन चोरी भी कर रहे हैं। सोचिए, पूरा मामला है, इसके सारे दस्तावेज सामने आए हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्ष की ओर से लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस पर कुछ होगा भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने ही 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप लगाया था, उनके साथ सत्ता में है। जिस अशोक चव्हाण पर इन्होंने आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था, वो इन्हीं की पार्टी से अब राज्यसभा में मेंबर बन चुके हैं। ऐसे कितने उदाहरण मैं इससे पहले भी आपको दे चुका हूँ। बहरहाल, मैं केवल लैंड स्कैम पर ही आज फोकस करता हूं और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये इकलौता लैंड स्कैम नहीं है जो हाल ही के महीनों में महाराष्ट्र में हुआ है। सोचिए, ये अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता या विपक्ष के शासित राज्य में होता तो इसे जंगल राज कहा जाता। लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बने ना जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन बिहार में कैसे जंगल राज चलता था उस पर आज भी आप चर्चा करते हैं, जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके मंत्री अपने पद का इस्तेमाल कर लोगों से कौड़ियों के दाम में ज़मीन लेते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। और केवल महाराष्ट्र के मंत्री नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने शुरुआत में आपको कहा कि एक जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो केवल इसलिए खुश हो रहा था कि मुसलमानों की ज़मीन जाएगी, उन्हें यहाँ पर ये याद होगा कि पुणे में इतनी ज़मीन के स्कैम्स हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, जैन ट्रस्ट की प्लॉट, जैन ट्रस्ट, वहाँ पर जैन की मंदिर थी, उसके 3.5 एकड़ की जो प्लॉट है वो पुणे में गोखले कंस्ट्रक्शन को दिया गया। ये गोखले कंस्ट्रक्शन में कौन था मंत्री? आपको मैं बता दूं कि जो फिलहाल हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन हैं, मुरलीधर मोहोळ, वो इस गोखले कंस्ट्रक्शन में पार्टनर थे जब जैन ट्रस्ट का 3.5 एकड़ ज़मीन जो है वो इस कंस्ट्रक्शन को दिया गया। तब विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि मुरलीधर मोहोळ ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, जबकि उनकी जैन कम्युनिटी की ओर से भी तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद ये ज़मीन गोखले कंस्ट्रक्शंस को दी गई। और फिर मुरलीधर मोहोळ की ओर से एक सफाई दी गई कि नहीं, मेरा इस कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही इससे अलग हो चुका हूँ, ये ज़बरदस्ती मेरा नाम इसमें जोड़ रहे हैं। अब सोचिए, हमेशा ऐसे कैसे होता है कि नेताओं का नाम ज़बरदस्ती जुड़ जाता है? या तो वो पहले जुड़े हुए होते हैं या तो वो पार्टनर रहते हैं, कहीं पर 99% पार्टनरशिप में रहते हैं, कहीं पर वो पहले पार्टनर रह चुके हैं। लेकिन क्या ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है मुरलीधर मोहोळ, इनके ऊपर कार्रवाई होगी? जवाब है नहीं। क्या इनसे कोई पूछताछ करेगा? जवाब है नहीं। क्या आपको याद रहेगा कि इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि जो पूरा मीडिया है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो आपको केवल ये बताता है कि करप्शन विपक्ष का काम होता है, सत्ता में बैठे लोग करप्शन नहीं करते हैं। अब मैंने पहले आपको अजित पवार के बेटे जो एनसीपी से आते हैं उनके बारे में बताया, मुरलीधर मोहोळ के बारे में बताया, स्कैम जो बीजेपी से आते हैं, तो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के बारे में भी तो बताना चाहिए आपको। एकनाथ शिंदे के पार्टी से आने वाले और महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस के जो मंत्री हैं संजय शिरसाट, उनके बेटे पर छत्रपति संभाजी नगर में 110 करोड़ की जो विट्स होटल था उसे 58 करोड़ रुपए में खरीदने के दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। तब भी बार बार जांच की बात की गई और जब ये पूरा मामला विपक्ष की ओर से उठाया गया
तब इस बिडिंग प्रोसेस से संजय शिरसाट के बेटे ने अपना जो बिडिंग था उसे विड्रॉ किया। अब देखिए कितनी जगहों पर ये लोग अपने पद का इस्तेमाल करते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को कौड़ियों के दाम में खरीदते हैं। दोस्तों ये और कुछ नहीं, ये भ्रष्टाचार है, ये घोटाला है। अगर ये 2014 से पहले होता तो शायद हमारे अखबारों में छपता, लेकिन 2014 के बाद हमारी मीडिया इसे भूल चुकी है। इसलिए ना ही अब कोई अजीत पवार चक्की पीसिंग कहता है, ना ही कोई अजीत पवार के बेटे का नाम क्यों एफआईआर में शामिल नहीं है उस पर बात करता है। जो पार्टी का ऐलान है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह के स्लोगन का वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी देख रेख में ना केवल लोग खा रहे हैं बल्कि इतना खा रहे हैं कि उनको कौड़ियों के दाम में बड़ी बड़ी ज़मीन मिल जा रही है। करोड़ों रुपए वो लोगों के खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कहता। दोस्तों इस पूरे मामले में मुझे पता है देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि यहाँ पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर केवल जांच होगी, आगे कुछ होगा नहीं। अगर आगे कुछ होता तो सिंचन घोटाले का आरोप इन्होंने ही लगाया था, 2014 से सत्ता में है, जांच होकर क्या आपने कार्रवाई की? जवाब है नहीं। ये एक तरीके का एक षड्यंत्र बनाया जाता है जहां पर इनकी जो मुद्दे हैं उसे सामने लाया जाता है ताकि आप अपने अलायंस पार्टनर्स को इन चेक रख सकें, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर ना बने। ये बात देवेंद्र फडणवीस सीख चुके हैं। इसलिए 2014 में आने के बाद जो जो उनके सामने एक कंपटीशन के तौर पर थे, चाहे वो एकनाथ खड़से हों, चाहे वो पंकजा मुंडे हों, चाहे वो विनोद तावड़े हों, चाहे वो सुधीर मुनगंटीवार हों, आप देखेंगे कि एक एक कर हर किसी को देवेंद्र फडणवीस ने कमज़ोर किया। और अब अजीत पवार के बेटे पर क्योंकि ये मामला आ चुका है और ये एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम सामने आ रहा है, तो जांच की बात की जाएगी, यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने की बात की जाएगी। अजीत पवार तो खुद कह रहे हैं कि 4 महीने पहले ऐसा कुछ उन्होंने सुना था, लेकिन इसके बावजूद होगा कुछ नहीं। अगर यही विपक्ष के लोग होते तो ना जाने अब तक उनके घर पर, उनके बच्चों के घर पर, उनके पोतों के घर पर ईडी, आईटी, सीबीआई आ जाता। अब तक दिल्ली के एंकर आकर उनके घर के बाहर से चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करते, लेकिन क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, हर कोई इस पर चुप है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा, आपको, मुझे, हम लोगों को जात पात, हिंदू मुस्लिम में ये डिवाइड करके रखते हैं और रातों रात इनकी जो संपत्ति होती है वो 4 गुना, 8 गुना, 50 गुना तक बढ़ जाती है और हम इन्हें साहब कर बुलाते रहते हैं। आप सोचिएगा ये कितना बड़ा स्कैम है। क्या आपके या मेरे पास ऐसे कोई सरकार की स्कीम आएगी जहां पर आपके 21 करोड़ रुपए सरकार माफ़ कर दे, या फिर 1800 करोड़ रुपए की ज़मीन आप 300 करोड़ में ले लें, या फिर जैन ट्रस्ट की ज़मीन आपको दी जाए, 110 करोड़ रुपए का जो होटल है वो 58 करोड़ में मिल जाए? इस सब का जवाब है नहीं। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो इस मुद्दे को उठाया ही है। महाराष्ट्र की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। जाते जाते आप सोचिएगा, जो एक कहावत है कि जब सैया कोतवाल तब डर काहेगा, तो जब पिता ही उप मुख्यमंत्री तब डर काहेगा। ना एफआईआर होगी, ना कार्रवाई होगी, 4 दिन इस पर बातचीत की जाएगी, तब तक कोई एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया जाएगा और इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइएगा, आप इसे एक लैंड स्कैम समझते हैं या नहीं? अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के लोग कहें कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय किया जाता था, ये सभी उदाहरण मुझे लगता है कि एक तरीके से आपको उनके सामने देना चाहिए ताकि पता चल सके कि आरोप तो आप पर भी लगे हुए हैं और आपने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, चाहे वो अशोक चौहान हो या फिर अजीत पवार हो, वो सभी आप ही के साथ सत्ता में मौजूद हैं। ऐसे में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करेंगे, या आप अब सत्ता में बैठकर सब कुछ खा लेंगे और लोगों को कौड़ियों के दाम देंगे? ये बात आप सोचिएगा। इस मुद्दे में आगे अगर कुछ होता है तो उसकी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। अगर ये कर्नाटक में कांग्रेस नेता के बेटे के साथ हुआ होता तो अब तक हर किसी ने इसे कवर किया होता, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ये उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ हो रहा है, तब इसे लेकर ना नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस कुछ कहेंगे और गोदी मीडिया तो इसे छुएगा भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मुझे लगा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें। साथ ही साथ अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी इस तरह के वीडियोस लगातार करते आएंगे। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।